Hello everyone. I will teach you electromagnetism. The topic I have to cover: concept of field, scalar and vector field, gradient, divergence and curl of a scalar and vector field, and their physical significance. Then Gauss divergence theorem, derivation of Gauss's law from inverse square law, Gauss's law in differential form. First of all, we have to clear what is field or a space. तो अगर हम फील्ड या किसी स्पेस की बात करें तो हम कहेंगे कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके चारों ओर उसके इफेक्ट को फील या फिर महसूस किया जा सके उसको हम कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड या फिर स्पेस कहते हैं। तो सपोज अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज दिस इज द कोई फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज अगर हम फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो सपोज दिस इज द अर्थ। तो इसका जो फील्ड है दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके चारों ओर दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जितने एरिया तक इसके फील्ड को फील किया जा सके तो उसको बोलते हैं हम इस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड कहेंगे। तो फील्ड कितने तरह के हो सकते हैं? बहुत तरह के फील्ड हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और वटएवर बहुत सारे तरह के फील्ड हो गए। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना अपना एक फील्ड होता है और स्पेस होता है। किसी का कम होता है तो किसी का इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन होता ज़रूर है, सबका अपना अपना होता है। तो अब हम इन फील्ड को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो दो कैटेगरीज क्या होती है? पहली होती है स्केलर फील्ड और दूसरी होती है वेक्टर फील्ड। तो अगर हम स्केलर फील्ड की बात करें तो व्हाट इज अ स्केलर फील्ड? The scalar field is nothing. A scalar field is something that has a particular value at every point in a space. That is the field in which its physical value depends on coordinates of a space or magnitude. मतलब कि कोई ऐसा फील्ड जिसकी की फिजिकल वैल्यू है, यानी कि उसकी कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, उसका कुछ एक अपना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, फिक्स। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल, जैसे कि मान लो टेम्परेचर है, तो किसी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर है जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, दैट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू शो किया हुआ है। सपोज यहाँ पर मैंने दो सरफेस ड्रॉ की हैं, फर्स्ट इज S1 सरफेस एंड अनदर वन इज S2 सरफेस। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इस S1 सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, पूरी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम पोटेंशियल होगा, और उसको हम नाम दे देते हैं दैट इज द φ1 पोटेंशियल। लेकिन अगर हम इस सरफेस से ऊपर या नीचे मूव करेंगे, यानी कि अगर हम इस सरफेस से फर्दर आगे मूव करें या फिर अंदर मूव करें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर हम S2 सरफेस में आए तो इसकी वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी? सपोज दिस वैल्यू इज φ2। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्केलर फील्ड होते हैं वो एक अपनी सरफेस पे तो उनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। लेकिन अगर हम इनकी पोजीशंस को जो है अप और डाउन अगर हम आगे पीछे करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो जो फंक्शन उसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इक्विस्केलर सरफेसेस भी बोलते हैं। इक्विस्केलर सरफेसेस मतलब जिसपे जो है जिन सरफेसेस पे जो होती है उसकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो दैट इज द इक्विस्केलर सरफेस। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल अगर हम देखें, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, डेंसिटी हो गई, एक्सेट्रा। नाउ वी फर्दर मूव टू वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड क्या होता है? तो वेक्टर फील्ड इज नथिंग बट इट इज सेम एज द स्केलर फील्ड but only have a value at every point in a space. It has a value and direction at every point in a space. तो ये भी स्केलर फील्ड की तरह ही है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें, इसके मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी हम यहाँ पर डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे।
तो इसके एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी की, अगर हम फील्ड को ड्रॉ करें, जैसे कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर सपोज मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका अगर मैं लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करूँ तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसकी कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और हर एक पॉइंट पे हम इसकी डायरेक्शन को भी आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज द वेक्टर फील्ड। अब हम इस वेक्टर फील्ड को किस तरह से मेंशन करेंगे, तो इस वेक्टर फील्ड को मेंशन करने के लिए सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया ए वेक्टर, और उसके साथ साथ हम इसके ऊपर एक एरो का साइन लगा के डिनोट करते हैं, और इसमें इसके साथ इसके कोऑर्डिनेट्स को भी मेंशन करते हैं। तो हमें अगर मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर की, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा जो वेक्टर फील्ड होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पर इसके अंदर सपोज कोई एक स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर कोई फील्ड है, एंड दैट फील्ड इज वेक्टर फील्ड। और यहाँ पर मैंने एक लाइन्स ऑफ फोर्स सपोज ड्रॉ किया है, दैट इज पी क्यू। तो इस पी क्यू के अंदर मैंने एक क्लोज सरफेस ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, डी ए इज द एरिया वेक्टर एंड ए इज वेक्टर, ठीक है। तो इस क्लोज्ड सरफेस में से कितनी लाइंस पास आउट होंगी इस ए की, तो दैट इज नोन एज द वेक्टर ए। तो इस वेक्टर ए का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, दैट इज द डी फाई बाई डी ए। एंड नाउ व्हाट इज डी फाई, फाई मीन्स, फाई अगर हम बात करें तो फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है। अभी फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स की अगर हम बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। कोई सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर सपोज दिस इज द क्लोज सरफेस। तो इसमें से अगर मैं मान लो वाटर पानी एंटर करवाऊँ, है ना, तो ये क्लोज सरफेस है हमारे पास, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो पानी है वो भी हम इसी डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, यानी कि इसके एरिया वेक्टर की और जो पानी के फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी कि तो फिर क्या होगा, इसमें से मैक्सिमम वाटर पास आउट हो सकता है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि दैट इज नोन एज द, हम इसको अगर हम मेंशन करें तो हम इसको फ्लक्स की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो इस क्लोज सरफेस में से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट हो सकती हैं, मैक्सिमम जितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट हो सकती है उसको बोलते हैं, उसका फ्लक्स कहते हैं। और वहीं अगर हम इसको इस तरह से रख दें तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके इस डायरेक्शन में, और जो पानी का जो फ्लो है वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि फ्लो, पानी के फ्लो और एरिया वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। तो क्या इसमें से पानी पास होगा, नहीं होगा। यानी कि जब एंगल जो होगा लाइंस ऑफ फोर्स, या हम कह सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल अगर 90 डिग्री का होगा, तो उसमें से कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट नहीं होगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लक्स। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज द डी फाई बाय डी ए। और पूरा एक एरिया वेक्टर को, मतलब ए वेक्टर को अगर हम डिनोट करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें कि उस क्लोज सरफेस में से कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास आउट हो रहा है, तो डी फाइव इज इक्वल टू ए डॉट डी ए। और अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज सरफेस इज नोन एज द ए डॉट डी ए इज द टोटल फ्लक्स एंटरिंग इन दैट क्लोज सरफेस। नेक्स्ट we move to the next topic, gradient of a scalar field. तो what is gradient of a scalar field? तो सबसे पहली बात कि gradient क्या होता है, एंड
जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा स्केलर फील्ड का ही निकाला जाता है, वेक्टर फील्ड का नहीं निकालते, हमेशा स्केलर फील्ड निकाला जाता है। तो अगर हम ग्रेडियंट को डिफाइन करें तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए स्केलर फील्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अभी हमने बात की है, स्केलर फील्ड हम पढ़ चुके हैं और हमने क्या कहा है कि जो स्केलर फील्ड की जो वैल्यू होती है, कोई भी स्केलर फंक्शन है किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे तो उसकी वैल्यू सेम होती है, लेकिन जब हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे मूव करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम चेंज होगी। तो जहां पर भी उस जिस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू मैक्सिमम चेंज होगी तो दैट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, यहाँ पर मैंने एक सरफेस ड्रॉ की है तो इसको नाम दिया है S1 और यहाँ पर सेकेंड सरफेस है दैट इज द S2 सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज द R, पोजीशन वेक्टर इज R, और इस यहाँ पर दो पॉइंट्स मैंने मान लिए हैं, एक P पॉइंट और इस सरफेस पे Q पॉइंट। तो P का यहाँ से ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, R वेक्टर, और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज द R प्लस डेल्टा R। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा R हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक यहाँ पर एक्सटेंशन डाला है कि ये डायरेक्शन क्या है, डेल्टा आर, और यहाँ पर भी हमने एक आर पूरी यहाँ पर डिनोट किया है कोऑर्डिनेट, जिसमें कि क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ की है और इनके बीच का जो एंगल है दैट विल बी द थीटा एंगल, है ना। और तो ये वाली जो डायरेक्शन है दिस इज द एन कैप डायरेक्शन और ये वाली जो डायरेक्शन है दिस इज द आर कैप डायरेक्शन। तो अगर हम देखें इस पी क्यू डायरेक्शन में, इस पी क्यू डायरेक्शन में स्केलर फंक्शन की चेंज होने की क्या रेट है, दैट इज द डेल फाई बाय डेल आर। ठीक है, और अगर हम पी आर डायरेक्शन में देखें तो इसकी चेंज होने की क्या रेट है, दैट इज द डेल फाई बाय डेल एन। तो जो मैक्सिमम रेट किस डायरेक्शन में चेंज होगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो वी नो द मैथमेटिक्स। तो हम ये देखेंगे जो मैक्सिमम चेंज होगा डेल फाई बाय डेल आर, जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि डेल फाई बाय डेल एन की डायरेक्शन में। तो जो ग्रेडियंट होगा किसी फंक्शन का, जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, डेल फाई बाय डेल एन इन एन कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करें तो जो ग्रेडियंट होगा उसको हम लिख सकते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इन जे कैप डायरेक्शन प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप डायरेक्शन। और जो ये डेल्टा होता है इसको बोलते हैं डेल और डेल ऑपरेटर, और इसकी जो वैल्यू होती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है वो हम लिख सकते हैं दैट इज द डेल फाई। तो मैथमेटिकली अगर हमारे को कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज हमारे पास कोई पोटेंशियल दिया है, एक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है जिसकी वैल्यू इतनी दे रखी है 3x² जेड माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस जेड। तो अगर हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन इजीली डेल वी निकाल सकते हैं, यानी कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी की वैल्यू हमारे पास ये है ही है 3x² जेड माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस जेड प्लस अगेन यहाँ पर आई कैप डायरेक्शन लगाएंगे, ये जे कैप डेल बाय डेल वाई अगेन सेम थिंग प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अगेन हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो और एक सबसे बड़ी चीज इसमें, जब भी हम किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो किस में आएगी, वो क्या होगी, वो एक वेक्टर फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डायरेक्शन। तो यानी कि अगर हम किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एक वेक्टर फंक्शन होगा। नाउ उसके बाद हम मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस क्या होता है,
डाइवर्जेंस का मतलब होता है, डाइवर्जेंस बेसिकली रिलेट करता है फ्लक्स से। फ्लक्स हमने अभी पहले हमने अभी डिस्कस किया था, फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, तो अभी हम दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर हम डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का निकालें तो डाइवर्जेंस क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर हम कोई क्लोज सरफेस ड्रॉ करें तो उसके अंदर से जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास आउट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अब ये जो डाइवर्जेंस होता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी जीरो। तो नेगेटिव मीन्स नेगेटिव अगर हमने किसी का डाइवर्जेंस निकाला, उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो फ्लक्स है वो इनवर्ड फ्लक्स है। अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो इसका मतलब फ्लक्स क्या है, आउटवर्ड फ्लक्स है। और अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स। एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ चुके हैं, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। यानी हम ये पढ़ते हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं उसके अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जितना इनकमिंग फ्लक्स होता है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होता है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। वहीं अगर हम इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड निकालने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है, दिस इज नोन डेल डॉट ए। डेल डॉट ए, डेल हमने अभी बताया था, डेल क्या होगा हमारे पास, हमें पता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर कोई दे रखा है, हमारे पास कोई ए वेक्टर दे रखा है जिसकी वैल्यू कुछ दे रखी है, सपोज 3xi प्लस 4yj प्लस 6zk, तो हम इजीली इसको मेंशन करके, हमें डॉट प्रोडक्ट करना आता है तो हम इजीली इसकी वैल्यू डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सो व्हाट इज कर्ल? कर्ल मीन्स, अगर हम कर्ल की बात करें तो कर्ल मीन्स सिंपल रोटेशन। यानी किसी भी चीज में अगर हम रोटेशन देंगे तो दैट विल बी द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अब रोटेशन मीन्स, जैसे कि अगर हम कर्ल को डिफाइन करें तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने इस क्लोज सरफेस बनाई हुई है, दिस इज क्लोज सरफेस, तो इसका अगर हम लाइन इंटीग्रल करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इसके एरिया वेक्टर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके अराउंड कर्ल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अगर हमें कर्ल निकालना है तो हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर पर यूनिट ए, पर यूनिट उसको अगर हम उसके डिवाइड कर दें उसके एरिया से तो हमें कर्ल मिलेगा। तो इसका एक जो कर्ल होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। कर्ल की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। अगर कर्ल की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर रोटेशनल वेक्टर है। और अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, वो इरोटेशनल। इरोटेशनल मीन्स उसमें कोई भी रोटेशन नहीं है। तो अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें तो मैं एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज एक वाटर बॉटल है, ठीक है, एक वाटर बॉटल लें जिसका कि जो आगे का जो कैप है उसका वो क्या है, बहुत नैरो हो, मतलब छोटा हो, सकरा हो। तो उसमें क्या है, हम उसमें पानी भरें, ठीक है, और हम उसको उल्टा कर दें तो देखेंगे कि जो पानी है वो क्योंकि उसकी जो माउथ है उसका जो क्या है, बहुत ही होल कम है, उसका जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन वहीं अगर हम उसमें रोटेशन दे दें, वहीं बॉटल को अगर हम अच्छे से हिला दें, तो क्या होगा कि जब घुमाने से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता है। तो तो किसी एक डायरेक्शन में या तो अपवर्ड फोर्स लगेगा या फिर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो घुमाने से क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और जो पानी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एकदम से पानी निकल जाएगा। तो ये कर्ल, किसी भी कर्ल को निकालने की बहुत अच्छा ये ब्यूटी है इसकी। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टॉर्नेडो होता है, या बहुत सारे टॉर्नेडो में भी क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पर भी बहुत सारा वाटर, अगर मान लो पानी है और वो जो है रोटेट करने लग जाता है, तो क्या होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, जिससे कि क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ही समा जाती है।
अगर हम कर्ल निकाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाले तो हम इसको कर्ल आराम से निकाल सकते हैं। ये हमने स्कूल लेवल पे मैट्रिक्स सॉल्व की है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे दैट इज द आई जे के कैप, दिस इज डेल वेक्टर, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पर हम इसके एरिया वेक्टर्स डाउन लिखेंगे, इसके कंपोनेंट्स। किसी भी ए को हम ऐसे 3 कंपोनेंट्स में राइट डाउन कर सकते हैं, दिस इज इट्स ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट एंड ए जेड कंपोनेंट। तो जो कर्ल ऑफ ए को हम निकाल सकते हैं डेल क्रॉस ए, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं।